अच्छा, तो डाइजेशन का मैं बता रही थी कि डाइजेशन क्या होती है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे, पहले वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में उन्होंने बात की कि वो फूड को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से डिफ्यूजन के थ्रू ले लेते थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स होते थे उनको लेके उन्होंने ब्रेक डाउन करना होता था। ब्रेक डाउन किस चीज की मदद से होती है? एंजाइम्स की मदद से। ये बात तो हमें पता है ना कि ब्रेक डाउन जो है हमारे बॉडी के अंदर जितना भी फूड, जितनी भी चीजें ब्रेक डाउन होती हैं जिस चीज की, उनमें एंजाइम्स लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने डाइजेशन की दो टाइप्स बताई हैं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर विद इन सेल, इसका मतलब इंट्रा सेलुलर में उन्होंने वो चीजें बताई हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स जो थे वो फूड पार्टिकल्स जो थे वो डायरेक्टली ले रहे थे, ठीक है। और उनको एंजाइम्स के थ्रू वो जब ब्रेक डाउन कर देते हैं तो उसको हम इंट्रा सेलुलर कहते हैं। एक डाइजेशन होती है हमारे अंदर, ठीक है, लार्जर एनिमल्स के अंदर। ये बिल्कुल जो सेकंड पैराग्राफ है ना, वहां पे उन्होंने बताया है कि ये डाइजेशन किस तरह से होती है कि हम जो लार्जर एनिमल्स हैं, हम फूड पार्टिकल्स बड़े लेते हैं ना। हम जिस तरह से अगर कोई फूड पार्टिकल ले रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है, ठीक है, हमने पूरा का पूरा जब उसको मुंह में डाला, हमने उसको कुछ उसकी ब्रेक डाउन हमारे माउथ में हुई, फिर उसकी ब्रेक डाउन फर्दर जब वो हमारे ऑसोफेगस से गुजर के स्टमक में जाता है, फिर फर्दर ब्रेक डाउन उसकी स्टमक में होती है, ठीक है। पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसकी ब्रेक डाउन होती रहती है, होती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक फूड की ब्रेक डाउन होती रहती है। उसको हम कहते हैं कि डाइजेशन हो गई, यानी कि फूड को हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं फिर उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एनर्जी है, उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? ब्लड के अंदर होगी, ठीक है। ये हमारा डाइजेशन का ओवरव्यू था। उसके बाद यहाँ पे ना उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज बताई हैं एनिमल्स की। इनको हम लोगों ने थॉरली नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपका सिलेबस का पार्ट पार्ट नहीं है, लेकिन इसको मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि इसमें उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। एनिमल्स की स्ट्रेटेजीज होती है, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं ना, जैसे हम तो ईटिंग करते हैं ना, और हमारे मुंह में होती है, च्यूइंग हो जाती है या फिर ब्रेक डाउन होती है फूड की हमारे मुंह के अंदर ही, हमारे पास टीथ हैं, टंग है, ठीक है। उसको एमल्सिफिकेशन हो जाती है माउथ में ही, फिर उसके बाद फर्दर वो ऑसोफेगस से आगे जब पास करता है तो स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें हमारे डाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही हो। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं फूड लेने की, ठीक है, कि वो किस तरह से लेंगे, किस तरह से उसको डाइजेस्ट करेंगे। सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है ना उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, कॉन्टिन्यूस वर्सेस डिसकंटिन्यूस फीडर्स। इसको फिलहाल हम लोगों ने नहीं पढ़ना। उसके बाद इन्होंने बताया है स्ट्रेटेजीज बताई हैं कि सस्पेंशन फीडर्स होते हैं, वो आप लोगों को पता है कि सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वहां से वो अपने फूड पार्टिकल्स लेते हैं। फिर डिपॉजिट फीडर्स होते हैं। डिपॉजिट फीडर्स जो होते हैं वो बॉटम से लेते हैं पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जो है वो वहां से हासिल करते हैं, ठीक है। हर्बीवोरी का पता है कि जो हर्ब्स खाते हैं, जैसे ये होते हैं ग्रेजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, गोट्स और ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हर्बीवोरी, इनकी स्ट्रेटेजीज हैं कि किस तरह से ये फूड लेते हैं। प्रीडेशन, फिर एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे को प्रे करता है, ठीक है, उसको अटैक करता है, उसको सारा का सारा ले लेता है एज अ फूड, तो उसको हम प्रीडेशन कह देते हैं। सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है। सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है उसमें होता है कि वाटर के ऊपर ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, अगर वाटर जो जब हम इक्वेटिक पढ़ते हैं ना इक्वेटिक एनिमल्स को, तो हमें पता चलता है कि वाटर जो है उनकी लेयर्स को भी हम पढ़ते हैं। तो लेयर्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनका उनके नाम रखे हुए हैं कि पहली लेयर होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर लास्ट वाली। तो उन लेयर्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस किस तरह से उन लेयर्स से फूड लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली उनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है। सरफेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है कि आप सरफेस के ऊपर से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और फ्लूइड फीडर्स जो हैं वो फ्लूइड पे फीडिंग करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ फ्लूइड लेते हैं, जैसे कुछ होते हैं ना पैरासाइट्स, वो सिर्फ ब्लड पे जिंदा रहते हैं। ह्यूमंस का ब्लड हो गया या किसी और ऑर्गेनिज्म का ब्लड हो गया, तो ब्लड हमारे पास फ्लूइड है, तो उनको हम कह देते हैं ये फ्लूइड फीडर्स हैं, ठीक है। इनकी सिर्फ आप लोगों ने इतनी इतनी बात याद रखनी है कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसको थॉरली हमने नहीं पढ़ना। हमारा बेसिक फोकस ये है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है ह्यूमंस का। उसके बाद ये है इनवर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स, ये हमने नहीं पढ़ने, ठीक है। ये प्रोटोजोआ वगैरह है, इंसेक्ट्स। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है अपना टॉपिक।
ये हैं डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वर्टिब्रेट्स बहुत सारे होते हैं और ह्यूमन बींग्स भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं या ऑर्गन्स जो हैं वो किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। इनमें से बहुत सारे ह्यूमन बींग्स में हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में नहीं होते लेकिन और ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जो कि वर्टिब्रेट्स में शामिल है। तो हम इसको साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं। The complete vertebrate digestive tract is highly specialized in both structure and function for the digestion of a wide variety of food. अब देखें, ऐसा होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से बनाया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक तो उसके फूड है और एक तो फूड की वैरायटी है ना, कि हम कुछ और खाते हैं, चले हम ओमनिवोर्स हैं, बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं, फिर कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। फिर वो उस लिहाज से हर चीज की डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसने ये खाना है, इसकी ये डाइट है, इसकी ये डाइट है, इसकी ये फूड है। ये बात होगी ना कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड्स हैं हर ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जब वैरायटी ऑफ फूड बना दिए तो उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनिज्म जिस तरह का फूड खाता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी बना दिए, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म जिस तरह का फूड ले रहा है तो उसके अंदर कोई इस तरह का मैकेनिज्म है कि वो उस फूड को डाइजेस्ट कर सकेगा। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर वो कभी मट्टी के अंदर से या पत्थराव अगर एरिया पत्थरों वाला एरिया है, ठीक है, वहां से अपना कोई फूड लेते हैं या कोई भी और ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहा है, तो अगर बिलफर्ज कि अगर वो लेता लेता उसके मुंह में कोई मट्टी का जर्रा चला गया, कोई स्टोन चला गया, ठीक है, तो अगर इंसानों में ऐसा हो जाए तो हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि हमारे अंदर कोई भी पत्थर जो है वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के मैकेनिज्म रखे हुए हैं। तो वो जो मैकेनिज्म्स है ना वो अकॉर्डिंगली है उनकी डाइट के लिहाज से। तो जिसकी जिस तरह की डाइट है उसके अकॉर्डिंगली उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो अल्लाह ताला ने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। पहली बात ये। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बताए कि गट ट्यूब, एक तो पहली बात ये कि हमारे पास क्या होती है पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से, ठीक है, हमारी ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के बाद उसके बाद हमारे पास फेरिंग्स आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। इनके दरमियान में बहुत सारे और भी ऑर्गन्स हैं जो कि इनके अंदर ही हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारी और चीजों में, ठीक है। ये उन्होंने टोटल हम लोगों को वो सारा बता दिया कि इस तरह से ऑर्गन्स जो है वो एडजस्ट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद पहला ऑर्गन हमारे पास टंग है। वर्टिब्रेट्स का पढ़ा रही हूँ सिर्फ अभी, वर्टिब्रेट्स का, ह्यूमन बींग्स का हमने अभी स्टार्ट नहीं किया। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला ऑर्गन है टंग। अब टंग जो होती है ना वो सब में एक जैसी नहीं होती, जैसी हमारी है वैसी और ऑर्गेनिजम्स की नहीं होती। हर ऑर्गेनिज्म में टंग डिफरेंट होती है। अब वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि टंग जो होती है वो किस किस तरह से होती है। सबसे पहली बात ये है कि फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी में होती है, ठीक है, जैसे आप लोगों को अपनी भी फील होती है कि हमारे पास ओरल कैविटी में क्या कुछ आता है, टीथ और टंग आते हैं ना। तो सबसे पहले हमारे पास टीथ है, ठीक है, उसके बिल्कुल पीछे ओरल कैविटी में ये एज अ फ्लोर, जिस तरह से हमारे पास फर्श होता है ना उसी तरह से काम करती है ना, नीचे हमारे उस तरह से फ्लोर की तरह बिछी हुई है टंग, ठीक है। उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि जो लैम्प्रेज होते हैं ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स का ये बताएंगे कुछ का नहीं बताएंगे। लैम्प्रेज जो होते हैं उनके पास प्रोट्रूसिबल टंग होती है। प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है जो बैकवर्ड आ सकती है, विच कैन बी थ्रस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे टंग है ना हमारी, तो चले छोटी टंग होती है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह के होते हैं जो ऐसे रोल करके अपनी टंग को बाहर निकाल सकते हैं और फिर वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो लेम्प्रेज जो होती है ना उनकी प्रोट्रूसिबल टंग होती है जिसके ऊपर हॉर्नी टीथ भी लगे होते हैं, जिससे वो उनके लिए इजी होता है। जिस तरह के मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डाइट के लिहाज से हर चीज को डिजाइन किया गया ना, हमारी डाइट जो है उसमें हम लोगों को चीर फाड़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। हम लोग खाना पकाते हैं और वो इजीली हम लोगों के लिए आसान है कि हम मुंह से सिर्फ उसको च्यू करें या फिर उसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करें और फिर आगे भेज दें, ठीक है। लेकिन अब देखें बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास खाना पका पकाया तो नहीं है। अब उनके पास अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स को अगर वो प्रे कर रहे हैं तो उनके फ्लैश को उसको करने के लिए, टीयर करने के लिए, उसको चीर फाड़ने के लिए उनको अपने हिसाब से मैकेनिज्म्स चाहिए, अपने हिसाब से उनको अपने माउथ की या अपने टीथ की डिजाइन चाहिए। तो लैम्प्रेस क्या होती है,
कि इनके पास प्रोट्रूसिबल टंग होती है, ठीक है, उसके ऊपर हॉर्नी टीथ लगे होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, रैस्प इट्स प्रेज फ्लैश। ठीक हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही फिशेस के बारे में, फिशेस के पास प्राइमरी टंग होती है दैट बियर्स टीथ दैट हेल्प होल्ड प्रे। ठीक है, वो उन्होंने प्रे को अपने पकड़ के रखना होता है, क्योंकि वाटर में आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी चीजें जो है वो फ्लो करती जाती हैं, उसके लिए। ठीक है। उसके बाद टेट्रापोड्स का उन्होंने बताया हैव इवॉल्व मोबाइल टंग्स फॉर गैदरिंग फूड। टेट्रापोड्स होते हैं ना, फोर लेग्स वाले जिनको कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि मोबाइल टंग्स यानी कि मूवमेंट होती है जिनकी, स्टिल नहीं है। हमारी टंग तो स्टिल है ना, ये काम करेगी जब हम कुछ खाएंगे। उनकी मोबाइल टंग होती है क्योंकि उन्होंने अपने फूड की गैदरिंग इस तरह से टंग से गैदरिंग करनी होती है। हमारे पास तो चलो हाथ है ना, हम हाथ से पकड़ के खा लेंगे, उन्होंने अपनी टंग से फूड की गैदरिंग करनी है, और उसके लिहाज से उनकी फिर टंग इस तरह से डिजाइन है कि वो मूवमेंट करती है। उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिजम्स का इन्होंने बताया, फ्रॉग्स का, सेलेमेंडर्स का, लिजर्ड्स का, कि उनके पास क्या है, रैपिडली प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ देयर टंग फ्रॉम द माउथ टू कैप्चर एन इंसेक्ट। कभी आप लोगों ने अगर डिस्कवरी पे या फिर नेशनल जियोग्राफिक पे कभी अगर देखा हो उसको, फ्रॉग को, तो फ्रॉग क्या करता है जब उसको पता चलता है, और लिजर्ड भी ऐसे ही करती है, दीवारों पे भी आप देखेंगे ना कि वो पहले बैठी रहती है ताक में बैठी रहती है कि कभी कोई इंसेक्ट या जिस भी चीज को उसने प्रे करना है, ठीक है, वो अगर आएगा ना तो वो क्या करेगी, फौरन से पहले नहीं झटकेगी, वो पहले बैठी रहती है स्लो। और फ्रॉग भी ऐसे ही करता है, और वो एकदम से अपनी टंग को बाहर निकालती है और फिर उसको कैप्चर कर लेती है जल्दी से। ठीक है, तो ये उनकी टंग का फंक्शन इस तरह से होता है। फिर उसके बाद वुड पैकर है, हैज लॉन्ग स्पाइनी टंग फॉर गैदरिंग इंसेक्ट्स एंड ग्रब्स। Ant and terminate eating mammals also gather food with long sticky tongues. Spiny papillae on the tongue of cats and other carnivores help these animals rasp flesh from the bone. ये हर ऑर्गेनिज्म का उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उनकी किस तरह से टंग्स बनाई गई हैं। ठीक है, कौन सी चीज किस तरह से है। उसके बाद टीथ, टीथ आप लोगों को पता है कि किस लिए यूज होते हैं। अब कुछ होते हैं वर्टिब्रेट्स जिनमें हैं और कुछ में नहीं है। देखें एक्सेप्शन उन्होंने बताइए, बर्ड्स में टीथ नहीं होते, टर्टल्स में नहीं होते, बलीन वेल्स में नहीं होते। ये तीन बातें आपने याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बर्ड्स में टीथ नहीं होते, टर्टल्स में टीथ नहीं होते, और बलीन वेल्स में टीथ नहीं होते, जबकि ये सारी चीजें जो है ये वर्टिब्रेट्स है। बाकी तकरीबन सब वर्टिब्रेट्स में जो है टीथ होते हैं। ठीक है, अब बर्ड्स में वो क्यों नहीं होते, क्योंकि टीथ जो होते हैं, जैसे मैंने पिछली दफा भी आप लोगों को बताया था, आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो हाथ होता है वो जब किडनी के साइज का है, उनकी लेंथ जब सेम है तो उनका वेट क्यों डिफरेंट है। वेट अगर हमारे हाथ का वेट ज्यादा होता है ना, किडनी का वेट कम होता है, तो जो हमारा हाथ है ना उसमें बोन्स होती है, बोन्स का वेट ज्यादा होता है। आप अगर कभी गौर करें, जो लंबे लोग होते हैं ना उनका वेट ज्यादा होता है, जब अगर वो स्मार्ट भी हो ना तब भी उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो जो उनसे छोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती है उनका वेट ज्यादा होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे जो टीथ होते हैं ना उनका भी वेट होता है। तो बर्ड्स के अंदर टीथ इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्होंने फ्लाइट करना होता है, फ्लाइट जो है वो वेट के साथ नहीं की जा सकती, तो इसलिए उनको वेट अपना कम करने के लिए उनके अंदर टीथ नहीं होते। ठीक हो गया। उसके बाद वो बता रहे हैं एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑन हाउ इट ऑब्टेन्स इट्स फूड, द टीथ ऑफ स्नेक्स स्लोप। अब यहाँ पे भी वो टीथ सबके अलग अलग बताएंगे कि वो किस किस तरह से किन चीजों के लिए यूज होता है। ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनकी टंग उनके उसके हिसाब से है डाइट के, तो टीथ भी उनके डाइट के हिसाब से होगी। Teeth of snake slopes backward to aid in the retention of prey while swallowing, and the canine teeth of the wolf are specialized for ripening food. Canines तो होते ही उसके लिए है ना। हमारे पास अगर 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे सारे कैनाइंस नहीं है क्योंकि हम ओमनीवोर्स हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं ना, जिन्होंने खाना ही फ्लैश है, जिनको चाहिए ही गोश्त, तो उनको क्या चाहिए कि, अच्छा उनको क्या चाहिए कि उन्होंने अपने टीथ की उनकी किस तरह से डिजाइन है कि उन्होंने जब फ्लैश खाना है तो उसको किस तरह से टीयर करना है, उसको किस तरह से पूरा डाइजेस्ट करना है अपने माउथ में, उसकी किस तरह से ब्रेक डाउन करनी है और किस तरह से उसको अंदर लेकर जाना है। ठीक है, उसके हिसाब से उनके टीथ होते हैं ना। तो ये जो केनाइंस हैं, वुल्फ, लाइन्स और ये बहुत सारे ये जो कार्निवोर्स हैं उनके पास केनाइंस होते हैं।
तो कैनाइंस जो है वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, राइपिंग ऑफ फूड। फिर हर्बीवोर्स जो है, हर्बीवोर्स क्योंकि उन्होंने ये कार्निवोर्स नहीं होते ऑब्वियसली, उन्होंने इतना ज्यादा उस फ्लैश को नहीं करना होता, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो उनके लिए क्या है कि हर्बीवोर्स जो है उनके पास ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, सिंपली उन्होंने क्योंकि यही खाना है, ग्रेजिंग ही करनी है ना, तो उनके पास ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो कि इजीली उनके जो ट्रीज और ब्रांचेस वगैरह होती हैं उनको इजीली ग्राइंडिंग हो जाती है उनकी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एलिफेंट्स के बताए हैं, ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन, पिग्स, बियर्स, रैकन्स एंड अ फ्यू अदर मैमल्स आर ओमनिवोर्स। तो उनके पास टीथ, दे हैव टीथ दैट कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क, टीयरिंग, राइपिंग, चिजलिंग, ग्राइंडिंग। हमारे पास क्योंकि 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स भी होते हैं, कैनाइंस भी होते हैं और इंसाइजर भी इनकी होते हैं। सर। जी जी इंसाइजर। हाँ जी, हाँ जी, वो भी होते हैं। तो हमारे पास क्योंकि हम ओमनिवोर्स हैं तो हमने हर तरह की फूड खानी है, इसलिए हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ होते हैं। ये हो गए टीथ, ठीक है। उसके बाद है सिलिवरी ग्लैंड्स। अब ये हम ये वो सारी चीजें आ रही हैं जो ह्यूमन बींग्स के पास भी हैं, ठीक है। हमारे पास टीथ भी है, हमारे पास टंग भी है, हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड्स भी हैं। अब सिलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन उनके नाम से ही जाहिर है, आप लोगों को भी पता है कि सिलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा स्क्रीट करते हैं, ठीक है। और सलाइवा जो होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माउथ में ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। माउथ में डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। प्रोटीन्स की तो होती है ना स्टमक के अंदर, हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है, ठीक है। तो सिलिवरी ग्लैंड्स जो है वो इसलिए माउथ में है, उनसे सलाइवा एक्सक्रीट होता है। सलाइवा के अंदर बहुत सारे, सिर्फ अमाइलेज नहीं और बहुत सारे और वो होते हैं एंजाइम्स जो कि हमारी ज्यादातर जो फूड होता है ना, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको, एक तो टीथ हमारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनको ग्राइंड करने में, फिर एंजाइम्स जो है वो भी उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ज्यादातर हमारी जो डाइजेशन होती है वो हो गई माउथ में, उसके बाद ऑसोफेगस से जाने में उसको इजी हो जाता है, जो बोलस बनता है ना उसको वो आसानी हो जाती है कि वो ऑसोफेगस से पास करे, और उसके बाद जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक में जाके तो फर्दर उसकी डाइजेशन होनी है क्योंकि वो तो स्पेसिफाइड ऑर्गन है ना डाइजेशन के लिए। अच्छा, अब सिलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमन बींग्स का तो हो गया, अब बाकियों का हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Most fishes lack salivary glands in the head region. Lampreys are an exception because they have a pair of glands that secrete an anticoagulant needed to keep their prey's blood flowing as they feed. अच्छा, सिलिवरी जो ग्लैंड्स हैं वो भी उसके अकॉर्डिंगली है। लैम्प्रेस जो है क्योंकि वो होते वाटर में ही है, लेकिन उन्होंने जब प्रे किया है तो क्या होगा कि उन्होंने अपने जो प्रे है उसके ब्लड को फ्लोइंग रखना है, ठीक है। तो उनके ग्लैंड्स जो हैं, सिलिवरी ग्लैंड्स उनके पास हैं, और उन्होंने क्या स्क्रीट करना है, एक एंटी कोगुलेंट जो कि उसको वो नहीं होने देगा, फ्लोइंग रखेगा, ठीक है, उसको बंद नहीं होने देगा खून को, ठीक है। मॉडिफाइड सिलिवरी ग्लैंड ऑफ सम स्नेक्स प्रोड्यूस विनोम दैट इज इंजेक्टेड थ्रू फैंग्स टू इमोबिलाइज प्रे। अब उनके हर जो ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के सिलिवरी ग्लैंड का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। एक सिलिवरी ग्लैंड जो है वो एंटीकोगुलेंट रिलीज कर रहा है, जरूरी नहीं होता कि वो स्लाइवा ही रिलीज कर रहा है, ये तो हमारी बात है ना, ह्यूमन बींग्स के जो सिलिवरी ग्लैंड है वो स्लाइवा रिलीज कर रहे हैं। लैम्प्रेस का क्या पड़ा, एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है, और जो स्नेक्स होते हैं वो विनोम रिलीज करते हैं जो कि उसके प्रे को इमोबलाइज कर देता है कि वो हिले नहीं अपनी जगह से, ठीक है, उसको बिल्कुल जिस तरह पैरालाइज हो जाता है ना उस तरह से कर देता है। अच्छा, because the secretion of oral digestive enzymes is not an important function in amphibians or reptiles, salivary glands are absent. Most birds lack salivary glands while all mammals have them. फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि amphibians, reptiles, birds में नहीं है, और mammals में salivary glands present होते हैं। Osophagus, ऑसोफेगस का प्लूरल होता है ऑसोफेगाई, ठीक है। अच्छा, अब वो भी अकॉर्डिंगली है कि जिसका जितना साइज है, जिसका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स छोटे होते हैं, ह्यूमन बींग्स का क्योंकि हम लंबे स्ट्रेट हैं तो हमारी लेंथ भी ज्यादा है। अब बाकी एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली अब उनके ऑसोफेगस है। ऑसोफेगस इज शॉर्ट इन फिशेज एंड एम्फीबियंस, ऑब्वियसली कि फिशेज और एम्फीबियंस जो है उनका साइज छोटा है तो उनका ऑसोफेगस भी छोटा होगा। लेकिन लॉन्गर किसमें होता है, एमनियोट्स में, ड्यू टू देयर लॉन्गर नेक्स।
Grain and seed eating birds have a crop that develops from the caudal portion of the esophagus. ये उनका एक अलग से वो है और ऑर्गन है क्रॉप, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स में नहीं होता. स्टोरिंग फूड इज द इन द क्रॉप ensures an almost continuous supply of food to the stomach and intestine for digestion. हम लोगों के अंदर तो ये अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ऐसा होता है ना कि हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, वो साथ साथ उसकी डाइजेशन होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा है, तो उसके साथ साथ हमारे सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फर्दर फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो फर्दर एलिमिनेशन जिस चीज की होनी है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो है वो जो वेस्ट हैं उनकी एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है. लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, क्योंकि बर्ड्स को आप लोग कभी देखे तो वो फ्लाइट करके अपना फूड इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो उन्होंने जब कहीं एक जगह फूड उनको ज्यादा मिल गया तो उन्होंने वो सारा फूड ले लिया, ठीक है, और क्रॉप में उनका फूड जो है वो स्टोर हो जाता है. फिर वो स्टोर्ड फूड आहिस्ता आहिस्ता जाता है थोड़ा थोड़ा करके स्टमक के पास, और स्टमक से और इंटेस्टाइन में फिर वो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमें कंटिन्यूस फूड की सप्लाई है, लेकिन बर्ड्स को अपना फूड ढूंढना पड़ता है ना. तो उनको कभी ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास आगे भी अभी हम पढ़ेंगे वो ऑर्गन्स जो कि स्टोर करने के काम आते हैं. कैमल्स में भी जैसे वाटर स्टोरिंग का प्रोसीजर सारा मैकेनिज्म है कि उनको बहुत सारा वाटर, क्योंकि डेजर्ट्स में रहते हैं तो उनको बहुत सारा वाटर मिलता नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने क्या करना होता है कि स्टोर करके रखना होता है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो उसको रिलीज करें या फिर उसको वेस्ट करें, ठीक है. अच्छा, ऑसोफेगस का हम लोग ये पढ़े थे कि फिशेस और एम्फीबियंस में वो शॉर्ट होता है, ठीक है, एमनियोट्स में लॉन्गर होता है. फिर उसके बाद बर्ड्स जो हैं उनके पास क्रॉप होता है जो कि ऑसोफेगस का ही फर्दर कॉर्डल पोर्शन है, उसी से डेवलप हुआ है, ठीक है. उसके बाद दिस स्ट्रक्चर अलाउज दीज बर्ड्स टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग एंड स्टिल मेंटेन अ हाई मेटाबॉलिक रेट. ये हो गया ऑसोफेगस. उसके बाद है हमारे पास स्टमक. स्टमक हम लोगों को पता है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब हम इसको थॉरली पढ़ेंगे, अभी फर्दर वो आ रहा है, ठीक है. अच्छा, स्टमक का आप लोगों को पता है उसमें क्या कुछ रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है और पेप्सिनोजन रिलीज होता है जो कि फर्दर फिर पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. एंजाइम्स रिलीज होते हैं, डाइजेशन होती है, ज्यादातर प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टमक, क्योंकि पेप्सिन जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड्स की डाइजेशन करता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो जाती है माउथ के अंदर, उसके लिए हमारा स्टमक रिस्पॉन्सिबल है. अच्छा, उसके बाद है गिजर्ड. गिजर्ड हम लोगों ने कभी भी ह्यूमन बींग्स में तो नहीं पढ़ा, ठीक है, तो इसका मतलब गिजर्ड जो है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता. गिजर्ड किस में होता है अब, फिशेस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स में, और ये यूज होता है ग्राइंडिंग अप ऑफ फूड के लिए, ठीक है. The bird's gizzard develops from the posterior part of the stomach called the ventriculus. Pebbles that have been swallowed are often retained in the gizzard of grain-eating birds and facilitate grinding process. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि जैसे कभी अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो फीड कर रहे हैं और साथ ही उनके कोई पत्थर वगैरह है या पेबल्स, उसी को कहा गया है कि अगर वो चीजें आ जाती हैं और वो गलती से भी स्वेलो हो जाती हैं तो उनके पास ये ऑर्गन बनाया गया है कि वो अगर स्वेलो हो भी रही है तो वो अंदर जाके उनको नुकसान नहीं दें, बल्कि वो ग्राइंड हो जाए किसी एक ऑर्गन की मदद से, ठीक है. वो डायरेक्टली गिजर्ड में जाती है और गिजर्ड के अंदर फिर जाके उनका जो सारा वो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो जो है खत्म हो जाती है, ठीक है. तो गिजर्ड का इतना सा ही फंक्शन था. उसके बाद है र्यूमेंस. रूमिनेंट्स कभी आप लोगों ने अगर सुना हो तो रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो जुगाली करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जुगाली करने का मतलब होता है कि एक, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए. अच्छा, जुगाली करने का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना उन्होंने अपने मुंह में फूड रखा है, ठीक है, और उसको च्यू किया है, बहुत ज्यादा करते ही जा रहे हैं करते जा रहे हैं. अब अगर आप वैसे ही देखें ना फिजिकली, अगर आप वैसे किसी भैंस को बैठे हुए देखें तो आपको फील होगा कि यार ये तो मतलब खाते ही जा रही है खाते ही जा रही है, उसका हमेशा मुंह हिलता हुआ ही आपको मिलेगा. अब वो बेसिकली उसका पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीजें, रूमिनेंट्स जो होते हैं ना उनके स्टमक्स इस तरह से डिजाइन किए होते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी और चीजें जो है उन्होंने ऐड की हुई हैं. जैसे उनके अंदर एक ओमेसम है, एक एबोमेसम है, ठीक है, ये उनकी स्टमक के अंदर के पार्ट्स हैं.
तो वो क्या करते हैं, अपने फूड को लेके जाते हैं स्टमक के अंदर, और अब वो शुरू शुरू में ही स्टमक में होता है कि वो जो फूड है ना वो वापस उनके माउथ में आता है, वापस आता है, वो उसको वापस च्यू करते हैं। सोचे हम ऐसा कर सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता, हमें तो वॉमिट हो जाती है ना, मतलब अगर फूड ने वापस आना है तो उसको हम वॉमिट कह देते हैं। वो क्या करते हैं, उनके लिए एक नॉर्मल बात है कि उन्होंने फूड लिया, ठीक है, उनके माउथ में गया, कुछ थोड़ी बहुत च्यूइंग उन्होंने माउथ में की, लेकिन वो फर्दर चला जाता है फिर उनके स्टमक में। स्टमक का कोई इस तरह का पार्ट है ना, ये भी हम लोग सारा पढ़ेंगे इसको। उसके बाद वो जो फूड होता है वो वापस उनके माउथ में आता है, वापस वो जो माउथ में आता है वो दोबारा उसको च्यू करते हैं, ठीक है, और च्यू करने के बाद उसको दोबारा स्टमक में भेजते हैं, यानी कि ये डबल प्रोसेस होता है। और दोबारा जब वो स्टमक में भेजते हैं तब वो इस काबिल होता है कि हाँ ठीक है, अब इसकी थोड़ी बहुत डाइजेशन उस तरह से हो गई है कि इसको हम फर्दर भेज सकें। तो वो जो रूमिनेंट्स हैं इनकी डाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी पिक्चर। ये देखिए, ये है रूमिनेंट का स्टमक, फोर चैम्बर्ड स्टमक। इसमें सबसे पहला है रूमिन, ठीक है, पार्ट ल्यूमेन है, फिर रेटिकुलम है, ये ओमेसम है, ये एबोमेसम है जिसको ट्रू स्टमक कहते हैं, यहाँ पे ट्रू अच्छी वाली जो होती है ना डाइजेशन वो होती है। फिर ये पाइलोरस है जो जहां से फर्दर आगे चला जाता है, ठीक हो गया। अब फूड जो है, यहाँ से हम पढ़ते हैं कि फूड जो है वो किस तरह से अंदर एंटर होती है और किस तरह वापस जाती है। अच्छा, ल्यूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, इन यहाँ पे लिखा हुआ है च्यू देयर कड। जो कड होता है ना वो सिर्फ फूड नहीं होता, ये कड इस तरह से बनता है कि पहले वो जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से जो वापस आ रहा है ना फूड उसको हम कड कह रहे हैं। तो इसका मतलब रूमिनेंट्स एनिमल्स होते ही सारे के सारे जितने भी रूमिनेंट्स है ना वो सारे के सारे क्या करते हैं कि वो अपने कड को च्यू करते हैं, यानी कि एक दफा अंदर गया हुआ फूड वापस उनके माउथ में आएगा, वो दोबारा उसको च्यू करेंगे और उसके बाद वो फर्दर दोबारा वापस भेजेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं। In ruminants, the upper portion of the stomach expands to form a large pouch, the rumen. ठीक है, अभी आप लोगों को जो मैंने पिक्चर दिखाई उसमें रूमेन देखा, उसके बाद आगे उसके रेटिकुलम था, स्मॉलर पोर्शन, फिर लोअर पोर्शन जो स्टमक का है उसके अंदर एक एंटी चैम्बर है जिसको हम ओमेसम कहते हैं, विद द ट्रू स्टमक जिसको एबोमेसम कहते हैं, उसके पीछे वाली साइड पे, ठीक है। और उसके फर्दर आगे से पाइलोरस था जहां से फूड निकल जाती है स्टमक से। अच्छा, अब वो यहाँ पे प्रोसेस पूरा बता रहे हैं, फूड क्या करिए। फूड फर्स्ट एंटर्स द र्यूमेन, सबसे पहला वाला पार्ट तो र्यूमेन था ना, उसी में आना बनता था। र्यूमेन में एंटर होगी, वेयर इट इनकाउंटर्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत उसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऑब्वियसली ब्रेक डाउन के लिए यूज होते हैं ना। अच्छा, उसकी ब्रेक डाउन होगी, एडेड बाय कॉपियस fluid secretions, body heat and churning of the rumen, the microorganisms partially digest the food and reduce it to pulpy mass, ठीक हो गया। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले फूड आया ल्यूमन में, ये है ल्यूमन, यहाँ पे फूड आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने बहुत सारी और चीजों की मदद से, टेम्परेचर की, ठीक है, हीट वगैरह की, क्योंकि स्टमक में होती है ना ऑब्वियसली, पहले पहले से ही होती है, तो उसकी मदद से क्या किया कि उसको थोड़ा बहुत पार्शली ब्रेक डाउन कर दिया, पार्शली ब्रेक डाउन करके ना वो जो फूड है वो पल्पी हो गया। पल्पी वो जो फूड हो गया ना उसको उन्होंने कहा है कि ये कर्ड है, अभी सिर्फ र्यूमिन में आया है, ठीक है। ये र्यूमिन था, इसके अंदर फूड आ गया उसकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, और बहुत सारी और चीजें उसने अंदर ऐड की, और फिर क्या हो गया, उसका पार्शली डाइजेशन हो गई, और वो जो पल्पी मैस था उसको हमने कड कह दिया। अब क्या होगा, वो जो कड है वो वापस चला जाएगा दोबारा माउथ में, री स्वेलो, ठीक है। एट दिस टाइम फूड इज थॉरली च्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा हुआ था ना। अब उसके बाद उन्होंने वापस चला गया उसमें माउथ में, ठीक है, उसको री स्वेलो उन्होंने किया, री स्वेलो करने के बाद उन्होंने री च्यू भी किया, उसको दोबारा च्यू किया, ठीक है। द फूड एंटर्स द र्यूमेन वेयर इट बिकम्स मोर लिक्विड इन कंसिस्टेंसी, अब वापस दोबारा र्यूमेन में चला गया वो, ठीक है। बात समझ आ रही है ना इसको, ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? पहले र्यूमन में गया, ठीक है, फूड वहां पे उसकी डाइजेशन हुई, पार्शली डाइजेशन, वो कट बन गया, कट वापस दोबारा उनके माउथ में गया है, माउथ में जाके उन्होंने दोबारा उसको च्यू किया और दोबारा से र्यूमन में भेज दिया है। अब वो फिर से र्यूमन में आ गया है फूड, ठीक है, डाइजेस्टेड, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। अच्छा जी, जब वो र्यूमन में आ गया तो वहां से फिर वो जो है रेटिकुलम के अंदर गया, ठीक है, और रेटिकुलम के अंदर से एंड इनटू द ओमेसम एंड देन द ग्लैंडुलर रीजन, ओबेमेसम। अच्छा, यहाँ से
ये ल्यूमेन में, फिर ल्यूमेन से वापस माउथ में गया था, फिर च्यू होके वापस आया। अब यहाँ से ये गया रेटिकुलम में, रेटिकुलम से ये ओमेसम में गया, और ओमेसम से कहाँ गया, एबोमेसम में। और एबोमेसम क्योंकि उन्होंने ट्रू स्टमक बताया, तो ट्रू स्टमक का मतलब है यहाँ पे उसकी रियल डाइजेशन होगी, और रियल डाइजेशन के बाद फिर वो फर्दर आगे पास हो जाएगा। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई है सबको? बोले बच्चों? यस मैम, समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी। तो ये था ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन। अब फिर इसको देख के आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हमारे पास नहीं है ये, हमारे पास सिर्फ स्टमक होता है। ठीक है, र्यूमिनेंट्स के पास, र्यूमिनेंट्स मैमल्स जो होते हैं उनके पास र्यूमेन होता है, जिनका काम होता है जुगाली करना। अच्छा, तो वो जो भैंस को आप लोग अक्सर कभी देखते हो ना कि वो उसको वो मतलब च्यूइंग ही किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो अपना ल्यूमेन में भेजती है सारा फूड, वो वापस जब उसके माउथ में आता है तब वो उसको च्यूइंग करती है। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली वो जब इतना सारा फूड खाती है तो इसका मतलब उसको टाइम तो लगेगा ना, कि वो उसको पहले एक दफा च्यू करना है, फिर उसके बाद रीस्वैलो करके उसको दोबारा च्यू करना है, तो उस इस वजह से वो उसको ये प्रोसेस जो है वो देर तक करना पड़ता है। अच्छा, अब इसको पढ़ लें आगे भी। मेरा ख्याल हम लोग ये जो है ऑर्गन्स ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसको फिर हम फर्दर कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद है सीका। सीका या सीकम, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसका नाम। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक द फूड ऑफ रूमिनेंट्स बिफोर गैस्ट्रिक डाइजेशन, बट इन द टिपिकल नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर, रूमिनेंट्स की तो बात ऊपर कर दी ना कि ठीक हो गया, वो रूमिन में जब आया था तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर्स की, जो कि च्यूइंग नहीं करते, अपने कड को च्यू नहीं करते। उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोबियल एक्शन ऑन सेलुलोज अकर्स आफ्टर डाइजेशन। Rabbits, horses, rats digest cellulose by maintaining a population of microorganisms in their usually large cecum. अब वो सिर्फ सेलुलोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेलुलोज जो होता है ना, एक मतलब कंपाउंड जो है जिस तरह का, उसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, सेलुलेज, ऑब्वियसली। ठीक है, और वो सेलुलेज कहाँ पे पाया जाता है, सीकम के अंदर, सीका। ठीक है। अच्छा जी, अब वो सीकम का बता रहे हैं कि वो क्या होता है, एक ब्लाइंड पाउच होता है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉलन। Adding to this efficiency, a few non-ruminant herbivores such as mice and rabbits eat some of their own feces to process the remaining material in them, such as vitamins. अच्छा, खैर ये तो नीचे वाली तो क्या ही बात उन्होंने कही है, लेकिन जो सीका होता है उसकी इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ गई है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो र्यूमिनेंट्स हैं, उनके अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको अटैक किया, जो भी उसमें उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स थे या फूड के अंदर जो जो भी चीजें थी, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कहीं ना कहीं पार्शली डाइजेस्ट कर दिया था। लेकिन जो सीका होता है ना, वो उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जो सेलुलोज लेते हैं ज्यादातर। और ये होता है जैसे, अगर अपनी बात करें ना हम ह्यूमन बींग्स की, तो हम जब साग खाते हैं ना, तो हमारे पास क्योंकि सेलुलोज एंजाइम नहीं है, साग हो गई, पालक हो गई, ठीक है, ये जो इनसे रिलेटेड ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, और प्योरली जो ग्रीन होती है, ठीक है, तो ये वाली जो चीजें होती है ना, इनके इनके डाइजेशन के लिए हमारे पास सेलुलेज नहीं है। तो वो नहीं है, तो इसका मतलब ये जब हम खाते हैं ना, तो ये एज इट इज हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। लेकिन इनका एक फायदा ये होता है कि मतलब अगर मैं हम ऐसा कहें कि ठीक है, साग का कौन सा कोई फायदा है, तो चलो छोड़ो, उसको क्यों खाना है फिर। उसका एक फायदा ये होता है कि कॉलन कैंसर नहीं होने देता ये।